हेलो स्टूडेंट, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 5.2। इसका हमारा टॉपिक है सारणिकों के अनुप्रयोग। सारणिक हमने पढ़ी थी और सारणिकों का जो अनुप्रयोग है, कहां कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है सारणिक के अंदर, वो हम करेंगे। तो सारणिकों के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला जो अनुप्रयोग है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें क्या लिखेंगे कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष क्रमशः पहला शीर्ष के जो निर्देशांक है वो है x1 y1, दूसरा जो शीर्ष है B, उसके निर्देशांक हमने मान लिए x2 y2, तथा तीसरा शीर्ष C, इसके निर्देशांक हमने ले लिए x3 y3। तो ABC एक त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः इस तरह से है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 x1 y1, सारणी के अंदर लिखने हैं ये x1 y1, x2 y2 और x3 y3 और 1 1 1। जो हमारा 10वीं क्लास का जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, चक्रीय फॉर्मूला बोलते हैं उसको, वो इसी फॉर्मूले से निकल के आता है। अगर हम इस सारणिक का प्रसरण करें, x1 छोड़ेंगे तो क्या आएगा y2 माइनस y3। इसी तरह अगला y1 छोड़ेंगे, उसके बाद 1 को छोड़ेंगे। इस तरह से हम इसका अगर प्रसरण करेंगे किसी पंक्ति किसी भी स्तंभ के अनुदिश, तो हमारा 10वीं क्लास का फॉर्मूला यहीं से निकल कर आता है। तो हमको क्या करना है कि किसी त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों के हमको निर्देशांक दिए जाएंगे और कहेगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सारणिक के द्वारा, हम 12वीं क्लास में सारणिक के द्वारा हल करेंगे। यहां पर करना क्या है, तीनों शीर्षों के निर्देशांक इस तरह से इस फॉर्मूले में जमाने हैं और जमाने के बाद इस सारणिक का हमको प्रसरण करना है। प्रसरण करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही आएगा वर्ग इकाई में। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आंसर हमारा नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है, तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल की जो राशि होती है वो वर्ग इकाई होती है, यानी कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो नेक्स्ट है हमारा दूसरा अनुप्रयोग, जो क्या है कि तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध या शर्त। तीन बिंदु कब संरेख होते हैं, हमने 10वीं क्लास में पहले पढ़ा था कि तीन बिंदु कब संरेख होते हैं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां पर करना क्या है, लिखना क्या है इसमें कि माना ABC एक त्रिभुज है। इसमें क्या लिखना है कि माना ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्रमशः x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। तब चूंकि तीनों बिंदु संरेख है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला है 1/2 x1 y1, x2 y2 और x3 y3 और यहां पर 1 1 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। 0 के इक्वल रखने के बाद अब इसको हम सोल्व करेंगे।
सोल्व जब करेंगे तो यहां पर इस संरेखा की कंडीशन सिद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट तीसरा अनुप्रयोग देखेंगे कि दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण, जो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। लेकिन हमको यहाँ पर इस फॉर्मूले का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। तो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण किस तरह से करेंगे कि माना A जिसके निर्देशांक x1 y1 है तथा दूसरा जो है बिंदु B जिसके निर्देशांक हमने मान लिए x2 y2। माना A और B दो बिंदु है तो रेखा क्या हो जाएगी, हमारी रेखा हो जाएगी AB और AB का ही हमको समीकरण ज्ञात करना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, पुनः माना क्या मान रहे हैं हम कि A और B को मिलाने वाली रेखा AB उन्हें माना कि रेखा AB पर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक हमने मान लिए x और y। P है तब A B व P कितने बिंदु हो गए, पहला A है, दूसरा B है, तीसरा P है। फिर से पढ़ेंगे कि A और B दो बिंदु है। उसके बाद क्या माना है कि इस रेखा AB पर एक बिंदु P जिसके निर्देशांक x y है वो भी हमने माना है। तब A B और P ध्यान से देखेंगे इस चित्र को, ये A है जिसके निर्देशांक x1 y1 हो गए, दूसरा है B x2 y2 इसके निर्देशांक हो गए। इस रेखा पर हमने एक बिंदु P अलग से एक बिंदु नया बिंदु P माना है जो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। तो उस बिंदु को यहां पर मैं अंकित कर रहा हूं। आप ध्यान से देखेंगे इस चित्र को कि यहां पर तीनों बिंदु A B P क्या है, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। यानी कि तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, एक ही रेखा पर स्थित है। A B और P संरेख हैं। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 यानी कि 1/2। सबसे पहले हमको इसके निर्देशांक लिखने हैं, क्या है x y, उसके बाद x1 y1, उसके बाद x2 y2 और बराबर क्या हो जाएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा क्योंकि A P और B तीनों क्या है, संरेख हैं। इस फॉर्मूले को जब हम हल करेंगे, यहां से प्रसरण वगैरह करेंगे तो यहां पर x और y में एक रेखा का समीकरण आएगा जो हमारा आंसर होगा। जैसे कि हमने दो बिंदु ले लिए 1 और 2 और दूसरा बिंदु ले लिया 3 और 0। प्रश्न क्या कहेगा कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तब हम एक बिंदु P मानेंगे, नया बिंदु जिसके निर्देशांक x y होंगे। उसके बाद तीनों बिंदु संरेख हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। यहां से करना क्या है, 1/2 x y P के निर्देशांक हो गए। उसके बाद 1 2 3 0 और 3 बार 1 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे, पंक्ति किसी पंक्ति के सापेक्ष प्रसरण करेंगे तो यहां से कुछ इस तरह का समीकरण आएगा, x + 2y = 0। कुछ इस तरह का समीकरण आएगा, वही हमारा आंसर होगा। A और B को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होगा। यहां से आंसर की जांच किस तरह होगी, x और y की जगह पर 1 और 2 रखने से ये समीकरण 0 के बराबर आनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। या फिर x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह पर 0 रखेंगे, यहां पर
तो ये समीकरण भी संतुष्ट होनी चाहिए। इस तरह से हम यहां पर दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण सारणिक के अनुप्रयोग यानी कि सारणिक का प्रयोग करके हल करेंगे। उसके बाद एक नोट डालेंगे जो क्या है कि यदि क्षेत्रफल दिया गया हो, ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें हमको क्षेत्रफल दिया गया है, यदि क्षेत्रफल दिया गया हो तब गणना के लिए सारणिक का धनात्मक एवं ऋणात्मक मानों का प्रयोग करेंगे। जैसे हमसे कहेगा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, 4 वर्ग इकाई है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कहेगा कि x का मान ज्ञात करो। जैसे कि एक त्रिभुज है जिसका पहला शीर्ष ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तब x का मान ज्ञात करो। ये वाला निर्देशांक क्या होना चाहिए वो ज्ञात कीजिए। तब हमको करना क्या है, सारणिक के अंदर इस तरह से इनको लिखना है और यहां पर 3 1 लगाने हैं और बराबर में क्या लिखना है, 4 1/2 इधर लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो है 4 के बराबर दिया गया है, और यहां पर गणना करेंगे पर यदि क्षेत्रफल दिया गया है तब गणना के लिए सारणिक का धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस का 4 लगाना होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो वर्ग इकाई होती है। यहाँ पर -4 का वर्ग करेंगे तो भी +4 आता है, और +4 का वर्ग करेंगे तो भी +4 ही आता है, +16 ही आता है। तो ध्यान से देखेंगे कि अगर हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो लास्ट में मान के चलो वो आंसर क्या आता है, -4 आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर +4 आंसर होगा। अगर +4 होता तब भी +4 आंसर लिखते और -4 होता तब भी -4 ही लिखते। अतः हम +-4 दोनों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इन दोनों का वर्ग क्या होता है, प्लस का 16 होता है। तो नेक्स्ट है रेखिक समीकरण निकाय का हल, जो हमने 10वीं क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए थे। रेखिक समीकरण निकाय क्या होता है, रेखिक समीकरण निकाय ध्यान से देखेंगे। रेखिक समीकरण निकाय लीनियर इक्वेशन सिस्टम, एक से अधिक समीकरण, यदि हमको एक से अधिक समीकरण दी गई हो तो उस सिस्टम को हम रेखिक समीकरण निकाय कहते हैं। एक से अधिक समीकरण, जैसे कि x + y = 4 और x - y = 3। अगर इस तरह का हमको कोई प्रश्न दिया गया है तो दो समीकरण को एक साथ हम क्या बोलेंगे, रेखिक समीकरण निकाय। रेखिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां पर जो चर है उनकी जो पावर है, पावर को ध्यान से देखिए, पावर सबकी 1 है, यानी कि एक घातीय समीकरण है। ये दो चरों में एक घातीय समीकरण है, जिससे एक घातीय को हम क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण। और एक से अधिक समीकरण अगर है तो उसको बोलते हैं निकाय, रेखिक समीकरण निकाय। तो इन रेखिक समीकरण निकायों को हम हल करेंगे। हमने 10th क्लास में इन रेखिक समीकरण निकायों को हल किया था, जिसकी विधि कौन कौन सी थी, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, और बहुत सारी विधियां होती हैं जिससे हमने इसको हल किया था। और हम यह 12वीं में लेकर आए हैं रेखिक समीकरण निकायों का हल किस तरह से करेंगे। यहाँ पर
हम दो तरह से हल करेंगे। पहला जो हमारा हल है वो है सारणिक विधि द्वारा। सारणिक विधि द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल पहला जो है वो है सारणिक विधि द्वारा। इन समीकरणों को हम सारणिक विधि द्वारा, इसको बोलते हैं हम क्रेमर नियम द्वारा। सारणिक विधि का मतलब होता है क्रेमर नियम से। तो क्रेमर नियम से हम इन रैखिक समीकरण निकायों को हल करेंगे। हल करने का मतलब होता है x और y दोनों अज्ञातों का मान ज्ञात करना। x और y के ऐसे ऐसे मान बताओ जिनसे ये दोनों को दोनों समीकरण एक साथ एक ही समय पर संतुष्ट हो जाएं। तो ऐसी समीकरणों को हमको हल करना है। रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की पहली विधि है हमारी सारणिक विधि, जिसको बोलते हैं क्रेमर नियम। तो क्रेमर नियम से हम सारणिकों को हल करेंगे। तो क्या लिखना है कि माना रैखिक समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y प्लस इज इक्वल टू c2। ये कौन सा क्रम लिया है हमने? 2 गुणा 2 क्रम का एक समीकरण निकाल लिया है। 2 गुणा 2 क्रम का मतलब होता है इसमें दो ही अज्ञात राशि हो। x और y यहां पर दो ही अज्ञात राशियां हैं। इन दोनों समीकरणों को हमको क्रेमर नियम यानी कि सारणिक विधि से हल करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्रेमर नियम से। क्रेमर नियम से ध्यान दीजिए, यहां पर जो x का मान है डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, x बराबर समीकरण निकाय हल करने का मतलब होता है x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहां पर क्रेमर नियम से x बराबर क्या आएगा? डेल्टा 1 इज अपॉन डेल्टा, x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा और y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डेल्टा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या है? तो देखेंगे जहां डेल्टा क्या है? डेल्टा है हमारा x और y के गुणांक, कोएफिशिएंट। a1 x का गुणांक क्या है? a1, y का गुणांक b1, यहां पर a2 और यहां पर क्या लिखेंगे? b2। तो पहला जो हम डेल्टा का मान निकालेंगे वो इसको और इसको एक सारणी के अंदर रखकर तिरछा गुणा से हम जब हल करेंगे तो एक संख्यात्मक मान आएगा, वही हमारा डेल्टा का मान होगा। नेक्स्ट है डेल्टा 1 इज इक्वल टू, डेल्टा 1 के लिए हमको क्या करना होगा? डेल्टा 1 के लिए b1 b2, वैसे फॉर्मूला होता क्या है? इधर देखेंगे कि c1 c2 पहले आता है, c1 c2 पहले आता है, उसके बाद b1 b2 आता है। इस तरह से पहले c1 c2 अचर पद आते हैं पहले, फिर y के गुणांक आते हैं। लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं? इस वाले स्तंभ और इस वाले स्तंभ को आपस में चेंज करके लिख रहे हैं। तो क्या आएगा? सीरियल से क्या आएगा? सीरियल से पहला हो या a1 b1, अगला है b1 c1, b1 c1 b2 c2। लेकिन हमको यहां पर करना क्या होगा? माइनस का चिन्ह लगाना होगा। डेल्टा 1 के लिए हमने माइनस का चिन्ह लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि दोनों स्तंभ आपस में चेंज हो गए। फॉर्मूले के हिसाब से पहले c1 c2 अचर होने चाहिए, उसके बाद b1 b2 होने चाहिए, और हमने इनको आपस में चेंज करके लिखा है। पहले हमने b1 b2 लिखा है सीरियल के हिसाब से, जिससे हमको सही तरीके से याद रह जाए। तो यह क्या हो गया? माइनस का हो जाएगा। और
जो तीसरा डेल्टा 2 है, इसका जो मान निकालेंगे वो हम किस तरह से निकालेंगे? पहला हमने लिया डेल्टा ए बी, उसके बाद बी सी, लेकिन क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, और लास्ट है हमारा ए सी, A1 A2 और C1 C2, ये हमारा डेल्टा 2 का मान होगा। उसके बाद अगला देखेंगे कि रैखिक समीकरण निकाय कौन सा क्रम का? 3 गुणा 3 क्रम का, यानी कि 3 अज्ञात राशियां। यहां पर बड़ा क्वेश्चन है, x, y और z 3 अज्ञात है, और कहेगा कि यहां से इस समीकरण निकाय को हल कीजिए, क्रेमर नियम से हल कीजिए। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्रेमर नियम से क्या फॉर्मूला हो जाएगा? x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और z इज इक्वल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। जहां डेल्टा, ध्यान से देखेंगे डेल्टा क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा सीधा क्रम में चलेंगे, ए बी सी, डेल्टा का मान किस तरह से निकलेगा? A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये हमारा डेल्टा का मान हो जाएगा। नेक्स्ट है डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, डेल्टा 1 के लिए ए बी सी हो गया। अब ए को हम छोड़ देंगे, यानी कि ये वाला हम छोड़ देंगे, ये वाला जो छोड़ेंगे ये तो क्या हो जाएगा? बी सी डी, B1 C1 D1, B2 C2 और D2, B3 C3 D3। उसके बाद है डेल्टा 2। डेल्टा 2 के लिए अब की बार हम जो y वाले पद हैं इनको हम छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? C1 D1 और A1, C1 D1 A1, C2 D2 A2 और C3 D3 A3। लेकिन यहां पर फॉर्मूले के हिसाब से माइनस लगाना होगा। फॉर्मूले में C यहां पर है और A यहां पर है, हमने दोनों स्तंभों को चेंज किया जिससे हमारा माइनस को लगाना होगा। लास्ट है डेल्टा 3। डेल्टा 3 क्या हो जाएगा? डेल्टा 3 के लिए अब की बार हम ये वाला छोड़ देंगे, z वाले पद छोड़ देंगे, इन वाले पदों को हटा देंगे और सीधा सीधा लिख देंगे। सीधा सीधा क्या हो जाएगा? A B और D, यानी कि A1 B1 D1, A2 B2 D2 और A3 B3 D3, ये हमारा डेल्टा 3 का मान हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्रेमर नियम में एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि डेल्टा का मान अगर 0 नहीं है, डेल्टा का मान अगर क्या नहीं है? 0 नहीं है, तो समीकरण निकाय, तब समीकरण निकाय कैसा है? संगत है, यानी कि समीकरण निकाय का हल, समीकरण निकाय का जो हल आएगा वो कैसा आएगा? अद्वितीय आएगा। अद्वितीय यानी कि केवल एक, दूसरा नहीं, केवल एक। कहने का मतलब, अद्वितीय का मतलब होता है x और y के केवल एक एक मान आएंगे। यदि डेल्टा 0 के बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय संगत है, यानी कि व्युत्क्रमणीय है। यहां से समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो जाएगा। परंतु यदि डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाता है, जैसे वहां पर क्या था? मोड A इज इक्वल टू 0,
तो क्या हो जाता है, ए व्युत्क्रमणीय हो जाता है, वहां से प्रतिलोम ज्ञात करना संभव नहीं है। इसी तरह यहां पर समीकरण कैसी हो जाएगी, समीकरण निकाय असंगत है, असंगत है। दूसरे शब्दों में जिसका हल किस तरह से है, अपरिमित है। यानी कि कहने का मतलब असंगत से मतलब है कि एक्स वाई के ऐसे मान जैसे कि यहां पर जीरो करने से ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन है कि डेल्टा जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो समीकरण निकाय संगत नहीं है, अर्थात असंगत है। रेखिक समीकरण निकाय का हल, यहां पर दूसरा जो है, दूसरी हमारी जो विधि है वो क्या है, आव्यूह सिद्धांत द्वारा। पहली क्या थी, सारणिक सिद्धांत से, सारणिक विधि से, यानी कि क्रेमर नियम से। और दूसरा जो हमारा है वो है आव्यूह सिद्धांत द्वारा। तो ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर बड़ी एक 3 गुणा 3 क्रम का यानी कि रेखिक समीकरण लिया है जिसमें एक्स वाई जेड अज्ञात है। एक इसी से समझ लेंगे, छोटा क्वेश्चन आता है वो भी इसी तरह से हम हल करेंगे। तो एक्स वाई जेड में हमने 3 अज्ञातों में हमने एक रेखिक समीकरण निकाय लिया है। उसके लिए हमको हल किस तरह से करना है, आव्यूह सिद्धांत से किस तरह से हल करेंगे कि माना रेखिक समीकरण निकाय, रेखिक समीकरण निकाय ax, ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखनी होगी कि ax इज इक्वल टू बी। माना रेखिक समीकरण निकाय ax इज इक्वल टू बी के रूप का है, ax इज इक्वल टू बी के रूप का है। जहां अगर हमारा प्रश्न आता है कि आव्यूह सिद्धांत से निम्न रेखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए, तो हमको सबसे पहला काम है, जो दी गई हमको समीकरण निकाय है उसे हम ax बराबर b के रूप का मान लेंगे। जहां पर a क्या है, जो a मैट्रिक्स है वो हमारा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। एक चीज ध्यान देंगे यहां पर कि आव्यूह सिद्धांत चल रहा है, आव्यूह सिद्धांत से रेखिक समीकरण हल हो रही है, तो हमको यहां पर मैट्रिक्सों का प्रयोग करना होगा, आव्यूह का प्रयोग करना होगा। और जो हमारा पहला जो मेथड था वो क्रेमर नियम था, क्रेमर रूल से हमको हल करना था, यानी कि सारणिक विधि से हल करना था। तो वहां पर जो डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 की जो मान होंगे वो सारणिकों में होंगे, सारणिक हल करनी होंगी। तो अगला देखिए, ए तो हमारा ए जो मैट्रिक्स है वो एक्स वाई जेड के गुणांकों वाला मैट्रिक्स है। अगला है एक्स, एक्स क्या है, कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, ए कैपिटल, एक्स कैपिटल, बी कैपिटल, यानी कि सारे के सारे कैपिटल हैं। इसका मतलब ये है कि सारे ये खुद एक मैट्रिक्स है। एक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स वाई जेड। एक स्तंभ में हम तीनों अज्ञात मानों को लिख देंगे जो हमको ज्ञात करने हैं। एक्स वाई और जेड को हम एक स्तंभ के रूप में लिख देंगे जिसको हम क्या मान लेंगे, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स मान लेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल बी मैट्रिक्स। जो बी मैट्रिक्स है हमारा, बी मैट्रिक्स वो कौन सा मैट्रिक्स है, रेखिक समीकरण निकाय के जो अचर हैं, कांस्टेंट राशियां हैं, यानी कि d1, d2, d3, ये तीनों राशियों को हम एक स्तंभ में लिख देंगे जो हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बी हो जाएगा। अब ax इज इक्वल टू बी का रूप हमने इस समीकरणों को माना था। यहां से ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यानी कि x हमारा ये है, एक्स वाई जेड जिनके मान हमको ज्ञात करने हैं, तो एक्स वाई जेड के मान हम तुलना से ज्ञात कर देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए को यहां से जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स बी, यानी कि एक्स क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, और ए
हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। या इस तरह से कर सकते हैं, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, तो यहाँ ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ये आई हो जाएगा और ए इनवर्स यहाँ लग ही जाएगा, और आई का एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स आएगा। तो यहाँ से जो हमारा x इज इक्वल टू आएगा मैट्रिक्स x, वो आएगा ए इनवर्स बी। इस सूत्र से हम इस समीकरण निकाय को हल करेंगे, यानी कि अज्ञातों का मान ज्ञात करेंगे। जो कौन सा सिद्धांत है हमारा, आव्यूह सिद्धांत। आव्यूह सिद्धांत से रैखिक समीकरण निकायों को हल इस तरह से किया जाता है। इसमें भी एक कंडीशन आती है कि परंतु जो ए है, ए मैट्रिक्स ए है, उसका हमको प्रतिलोम निकालना है। उसका क्या निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। और प्रतिलोम निकालना हम जानते हैं, क्या जानते हैं प्रतिलोम निकालने में, कि जिसका भी हमको प्रतिलोम ज्ञात करना है, इनवर्स ज्ञात करना है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका सारणिक मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है 1/mod a डॉट एडजॉइंट ए होता है। अगर मोड ए 0 के इक्वल हो गया तो हम ए इनवर्स का अस्तित्व, ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परंतु मोड ए डज नॉट इक्वल टू 0, तब समीकरण निकाय क्या है, संगत है, यानी कि x y z के मान हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि समीकरण निकाय का हल कैसा है, अद्वितीय है। अगर उसके बाद लिखना क्या है, यदि मोड ए बराबर 0, उसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग कि यदि मोड ए इज इक्वल टू 0, तब समीकरण निकाय असंगत है, यानी कि कोई हल विद्यमान नहीं है। तो हमारी एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले का पहला, कि हमको एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, और हमसे क्या पूछा गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको कौन सा मेथड यूज में लेना है, सारणिकों वाला सूत्र वो यूज में लेना है। यहाँ पर चक्रीय जो फॉर्मूला होता है 10th क्लास का, उससे हम इस क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दिए गए त्रिभुज के जो शीर्ष है वो इस तरह से दिए गए हैं। करना क्या है, इन सभी शीर्षों को कि माना त्रिभुज के शीर्ष x1 y1, पहला जो बिंदु है शीर्ष है वो x1 y1, दूसरा x2 y2, तथा ब्रैकेट में लिखने सारे ये, तथा x3 y3 है, यानी कि x1 2, y1 5, x2 -2, y2 -3, x3 6 और y3 0। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात क्या करना है हमको, तीनों शीर्षों से जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग इकाई में। त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, फॉर्मूला होता है हमारा सारणिक में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 और 1। यहां से हम इन सारे मानों को रखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 x1 y1 क्या है, हमारा पहला बिंदु है, यानी कि 2 और 5 है, तो मान रखेंगे 2 5 1, -2 -3। नेक्स्ट जो बिंदु है शीर्ष है वो -2 -3 है। नेक्स्ट है 6 0। फॉर्मूले में हमने तीनों बिंदु तीनों शीर्षों के मान रख दिए। अब हमको करना क्या है, अगर कोई इसमें कुछ गुणधर्म लगाना चाहता है तो गुणधर्म लगा सकते हैं, अन्यथा इसका यहाँ पर डायरेक्ट प्रसरण कर सकते हैं। तो R1 के अनुदिश या R1 से प्रसरण करने पर सारणिक हल करना है हमको 3 × 3 क्रम का।
यहां पर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हम डायरेक्ट प्रसरण नहीं करें, या ऐसा कहा गया बिना प्रसरण किए सारणी को हल कीजिए, यानी कि पहले इसमें क्या लगाओ, संक्रिया लगाओ, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो हम सीधा प्रसरण कर सकते हैं। छोटा क्वेश्चन है, 1/2 इंटू 2, अगला है 5 माइनस का, उससे अगला क्या है 1 प्लस का। यहां से इस 2 को दबाएंगे, इस वाले एलिमेंट को, तो क्या आएगा -3 1 0 1। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो 5 है, इसको दबाने से क्या आएगा -2 1 6 1। लास्ट एलिमेंट है 1, इसको इस तरह से दबाने से क्या आएगा -2 -3 और 6 0। इस सारणी को हल करेंगे। 1/2 लगाना कई बार हम भूल जाते हैं, तो ध्यान दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, उस हिसाब से 1/2 को हमको याद रखना होगा। तो क्या होगा 2 इंटू -3, तिरछा गुणा जब किया जाएगा, 2 क्रम का सारणी का हल कर रहे हैं, -3 और ये क्या हो जाएगा 0। उसके बाद -5 इंटू -2 और माइनस का ही 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6, प्लस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा, माइनस का 18 नहीं प्लस का 18। यहां से 1/2 अंदर माइनस का 6 और यहां से ये कितना हो रहा है 6 और 2 8 हो रहा है। 8 का 5 से गुणा करेंगे, -8 का -5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 40 और प्लस का 18, यानी कि 1/2 इन सब का टोटल किया जाएगा। टोटल करेंगे यानी कि 18 में से 6 घटा देंगे। सबसे पहले 18 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 12 और 12 में 40 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। 52 में हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 26, जो डेल्टा हमारा आएगा 26 वर्ग इकाई आएगा। तो यहां से पहला क्वेश्चन इस तरह से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है सेकंड जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों को हल करना है। इसके शीर्ष किस तरह से दे रखे हैं, इसके शीर्ष है 3 8, नेक्स्ट है 2 7 और नेक्स्ट है 5 -1। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। त्रिभुज का शीर्ष दिए गए हैं 0 0 5 0 और 3 4, तीनों शीर्ष दिए गए हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर इसको x1 इसको y1 मान लेंगे। त्रिभुज के क्षेत्र शीर्ष जो है उनको x1 y1, दूसरा है x2 y2 और तीसरा है x3 y3। हम जानते हैं कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है डेल्टा = 1/2 और ये वाला सारणिक। इस सारणिक में हम मान रख रहे हैं x1 y1 का जो मान है वो है 0 0 और उसके बाद 5 0 और नेक्स्ट है 3 4 और 3 बार 1 हमको लास्ट वाले स्तंभ में लिखना है। R1 से हम इसका प्रसरण कर रहे हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 0 है। तो डेल्टा = 1/2 0, नेक्स्ट है माइनस का 0, नेक्स्ट है प्लस का 1। इस एक को इस तरह से दबाएंगे तो क्या बचेगा 5 0 3 4। यहां से 1/2 और क्या हो जाएगा ये सब कुछ 0 हो जाएगा। यहां से 5 × 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और ये क्या है 0 है। 20 में 2 का भाग देंगे तो डेल्टा जो आएगा, एरिया जो आएगा इस त्रिभुज का वो आएगा 10 वर्ग इकाई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमको दिए गए हैं, जो कौन कौन से हैं। पहला शीर्ष 1 4, दूसरा 2 3, तीसरा है -5 -3। इन तीनों शीर्षों से जो निर्मित त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हमसे ये पूछा है
कि क्या ये तीनों बिंदु संरेख हैं, यानी कि एक रेखा पर स्थित है, अर्थात त्रिभुज नहीं है। तो उसके लिए करना क्या है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमसे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। उसके लिए माना x1 1, x2 4, x1 1, y1 4, x2 2 और y2 3। उसके बाद है x3 -5 और y3 है -3। तब सारणिक द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहले आप लोगों को यहां पर फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले में मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूं 1 4 2 3, तीनों शीर्षों को हम फॉर्मूले में रख रहे हैं। यहां से क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। क्षेत्रफल 1/2 1 गुणा, ध्यान से देखेंगे, 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा +3। नेक्स्ट है -4 इंटू ये है हमारा 4, जिसको माइनस का लेना है सारणिक के नियम से, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और ये जाएगा +5। और नेक्स्ट है +1 इंटू इस वाले एक को यहां से दबाएंगे, क्या बचेगा -6 और +15। तो डेल्टा यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, यहां से 3 + 3 6, ये हो जाएगा 7। 7 का गुणा 4 से करेंगे जाएगा 28 और ये क्या है 15। 15 में से 6 घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा, जो होगा +9, यानी कि 1/2, यानी कि -28 +9 और 6 क्या होता है 15 होता है। यहाँ 1/2 और क्या बचेगा 28 में से 15 घटाने से क्या बचेगा -13, यानी कि क्या आएगा क्षेत्रफल -13/2। उसके बाद लाइन लिखनी है कि चूंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू 13/2 वर्ग इकाई। लास्ट में क्या लिखना है कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल या पुनः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या नहीं आया 0 नहीं आया। अगर 0 आता तो किसकी कंडीशन थी, ये संरेख की कंडीशन थी, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते। कि पुनः डेल्टा का यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आ रहा है, 13/2 आ रहा है। अतः दिए गए बिंदु, क्या लिखना है यहां पर, अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज के प्रश्न क्या है पढ़ेंगे कि एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमको दिए गए हैं, जिसके अंदर पहला जो शीर्ष है उसमें ये के क्या है अज्ञात है, जिसका हमको मान ज्ञात करना है। क्या प्रश्न है कि एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमको दिए गए हैं और क्या दिया गया है, और हमको दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया गया है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करके दे रखा है, जो कितना दे रखा है 35 वर्ग इकाई दे रखा है। तो अगर क्षेत्रफल इसका 35 है और तीनों शीर्ष ये है, तो इस वाले शीर्ष में ये x वाला निर्देशांक जो है k, उसका मान ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है
इसको x1 इसको y1 कि माना त्रिभुज के शीर्ष निम्न है, इस तरह से त्रिभुज के शीर्षों को हम ये नाम दे देंगे के 4 2 - 6। फॉर्मूले के हिसाब से हमने ये वाले नाम इसको दिए हैं x1 y1 जो कि हमारे फॉर्मूले में है। उसके बाद क्या लिखना है, तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है 35 वर्ग इकाई। 35 वर्ग इकाई ये हमको दिया गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2। इसके जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, इसके जगह लिख रहा हूं 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 और 1 बराबर क्या। ध्यान दीजिए, आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि अगर क्षेत्रफल दिया गया है, अगर हमको क्षेत्रफल दिया गया है तो गणना के लिए सारणिक का या क्षेत्रफल का प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग करेंगे। वर्ग इकाई यहां से हटाएंगे और क्या लिखेंगे, संख्यात्मक मान लिखेंगे ±35। नेक्स्ट जो स्टेप है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35 वर्ग इकाई यानी कि ±35 मान रखेंगे यहां से k और 4। उसके बाद है 2 - 6, उसके बाद है 5 4 बराबर है ±35। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें प्रसरण किया जा रहा है। यहां से एक काम पहले ही कर सकते हैं, इस 1/2 को हटाकर 1/2 यहां से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 35 × 2 तिरछा गुणा से। प्रसरण करने पर लाइन लिखनी होगी, R1 से प्रसरण करने पर k, उसके बाद 4, उसके बाद है 1 बराबर ±70। इनको भरेंगे, क्या आएगा यहाँ पर -6 प्लस का 1 4 और 1। नेक्स्ट है ये 4 तो क्या बचेगा 2 1 5 1 और उसके बाद लास्ट में 2 - 6 5 और 4 यहां से k इंटू -6 और माइनस का ही 4, उसके बाद -4 इंटू 2 और -5 और लास्ट जो है यहां पर क्या है 1 है प्लस 1 इंटू ये क्या है 8 और ये हो जाएगा प्लस का 30। क्या हो जाएगा -10 के 6 और 4 मिलकर क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे 10 के। उसके बाद इधर देखेंगे 2 में से 5 घटाया क्या बचेगा -3 और -3 का गुणा -4 से करेंगे तो क्या आएगा +12 और लास्ट में क्या है 38 बराबर +-70। यहां से -10 के और प्लस का 38 में 12 जोड़ें तो क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू +-70। यहां से क्या लिखना है धनात्मक चिन्ह से या प्लस चिन्ह से के 2 मान आएंगे। के 2 मानों से क्षेत्रफल हमारा 35 वर्ग इकाई होगा। प्लस चिन्ह से -10 के +50 -10 के +50 प्लस चिन्ह ले रहे हैं यानी कि
इक्वल टू प्लस का 70, इधर क्या लिखना है, ऋणात्मक चिन्ह से, ऋणात्मक चिन्ह से माइनस का 10 के प्लस का 50 इक्वल टू, अब की बार क्या लेंगे, माइनस का 70 लेंगे, इधर प्लस 70 उधर क्या लेंगे, माइनस का 70, 10 के क्या बचेगा, 20 बचेगा, 70 में से 50 जो घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 20 बच जाएगा। यहाँ से k का जो मान आएगा 20/10, यानी कि k इज इक्वल टू माइनस का 2, k का एक मान तो ये आएगा। जो दूसरा मान है k है क्या, पहला जो हमारा त्रिभुज का शीर्ष है उसका x निर्देशांक है, यहाँ से 70 और 50 मिलकर 120 हो गया, और k का जो मान आएगा वो आएगा 120/10, माइनस कट जाएगा, k का दूसरा मान आएगा 12। तो k के दो मान आते हैं, एक तो आ रहा है यहाँ पर माइनस का 2, एक आ रहा है 12। इन दोनों मानों के लिए हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल उस शीर्ष में रखने से k का मान चाहे तो -2 रख लो चाहे +12 रख लो, इन दोनों को मान रखने से यहाँ पर -2 रख लो चाहे कितना रख लो, 12 रख लो, दोनों को रखने से हमारा क्षेत्रफल जो आएगा 35 वर्ग इकाई आएगा। तो ये हमारे k के दो मान आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि k का मान ज्ञात करो। प्रश्न है हमारा कि k जहां जहां पर भी k है केवल एक ही अज्ञात है और तीनों के तीनों शीर्षों में हमको k अज्ञात दिया गया है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि कंडीशन क्या दे रखी है, यदि ये तीनों को तीनों बिंदु संरेख है, तो लाइन क्या लिखनी है कि चूंकि दिए गए बिंदु संरेख हैं, या प्रश्नानुसार दिए गए बिंदु संरेख हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0। संरेख की कंडीशन होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद क्या लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला इज इक्वल टू 0। ये हमारी संरेख की कंडीशन है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं, तो संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला होता है, उसका क्षेत्रफल क्या है, 0 के बराबर है, फॉर्मूला 0 के बराबर है। यानी कि इस 1/2 को तो हम यहां से हटा देंगे, 0 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मान रख रहा हूं x1 y1 का मान ये है, कौन कौन सा है, k और 2 - 2k, थोड़ा एलिमेंट्स को दूर लिखना है, यहाँ पर k +1 2k, और नेक्स्ट है -4 -k 6 -2k इज इक्वल टू 0। 0 × 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक ही चीज हम ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इस सारणी का सीधा ही प्रसरण करें, डायरेक्ट हम प्रसरण करना स्टार्ट कर दें, तो गणना बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रही है। हम ज्यादा गणना करने के बजाय अगर कुछ इसमें प्रॉपर्टी लगा दी जाए, प्रॉपर्टी अगर लगा दी जाए तो हमारा जो प्रश्न है, प्रसरण जो है बहुत छोटा हो जाएगा। तो प्रसरण करने से पहले मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, अगर हम पहली पंक्ति में R1 में दूसरी पंक्ति को जोड़ दें, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, k से k यहाँ पर कट जाएगा, 2k से 2k यहाँ कट जाएगा, ये 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम संक्रिया लगा रहे हैं, कौन सी संक्रिया लगा रहे हैं कि पहली पंक्ति को चेंज किया जा रहा है, पहली पंक्ति यानी कि ये वाली पंक्ति को बदल रहा हूं। किस तरह से बदल रहा हूं कि पहली पंक्ति माइनस दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति प्लस दूसरी पंक्ति के द्वारा। पहली पंक्ति किस तरह से चेंज हो रही है, दोनों पंक्तियों को जोड़ के, पहली और दूसरी को जोड़ के।
पहली बदल रहे हैं तो दूसरी और तीसरी पंक्ति के एलिमेंट्स को हम एज इट इज लिखेंगे। तो पहली रो चेंज कर रहे हैं किस तरह से, पहली और दूसरी को जोड़ के। इसमें अगर इसको जोड़ेंगे तो के से के कटेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसमें इसको जोड़ेंगे, पहली में दूसरी पंक्ति जोड़ेंगे, 2 के से 2 के कटेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये काम सारा रफ का है, आप लोगों को नहीं करना है। ये एक और एक मिलकर क्या हो जाएगा, जुड़कर 2 हो जाएगा। उसके बाद जो अगला काम है वो क्या होना चाहिए, अगले काम में अगर और भी कोई हमको संक्रिया लगानी है तो लगा सकते हैं, अन्यथा यहां पर 0 बनाना स्टार्ट कर देंगे। 0 कैसे बनेगा, अगर हम इसमें से इसको घटा दें, R2 पंक्ति ये वाली है, R2 में से अगर हम R3 को घटा देंगे तो 0 बन जाएगा। और घटाने से यहां पर घटाने से के कट जाएगा। तो एक संक्रिया और मैं लगा रहा हूं यहां पर। तो संक्रिया क्या होनी चाहिए, संक्रिया हमारी होनी चाहिए कि दूसरी पंक्ति को चेंज कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति को चेंज कर रहे हैं किस तरह से, दूसरी पंक्ति माइनस तीसरी पंक्ति से। तो सीधा प्रसरण करने के बजाय इस क्वेश्चन में हमको कुछ संक्रिया जरूर लगानी होंगी। तो इस वाली संक्रिया को लगाएंगे तो पहली पंक्ति के और तीसरी पंक्ति के एलिमेंट्स एज इट इज लिख रहा हूं। इक्वल टू 0 चल रहा है, संरेख की कंडीशन है, तीनों बिंदु संरेख है, इसलिए इक्वल टू 0 चल रहा है। R1 में से R2 घटाएंगे, इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का k और प्लस का 1। इस संख्या में से इसको घटाएंगे तो दोनों के चिन्ह बदलेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का ही k हो जाएगा। k से k कटेगा, क्या बचेगा, 5, यहां पर हो जाएगा 5। नेक्स्ट जो है हमारा वो है, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के माइनस 6 और प्लस का 2 के, 4 के, क्या हो जाएगा, 4 के माइनस 6 और एक में से एक घटाने पर क्या हो रहा है, यहां पर 0 हो रहा है। तो अब आगे करना क्या है, अब हम सीधा ही प्रसरण कर रहे हैं, तो इसके अनुदिश यानी कि C1 के अनुदिश में प्रसरण कर रहा हूं। तो प्रसरण जब कर रहा हूं तो 2 किसका लेना है, यहां पर देखेंगे प्लस माइनस प्लस 2, क्या बचेगा, 5, 4 के माइनस 6 और -4 माइनस के और 6 माइनस 2 के। उसके बाद अगला क्या है, 0 है, माइनस का 0 और नेक्स्ट है प्लस 1 इंटू 1। इसको दबाएंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 5 और 4 के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तिरछा गुणा से समीकरण को हल करेंगे। समीकरण हल करने का मतलब क्या होता है, तिरछा गुणा, यानी कि 5 इंटू 6 माइनस 2 के, बीच में किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का लगेगा। उसके बाद क्या है, -4 माइनस के का गुणा 4 के माइनस 6 से होगा। नेक्स्ट है, इस 0 को यहां से छोड़ देंगे, प्लस 1 इंटू इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, 4 के माइनस 6 और इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा, इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है, तीनों बिंदुओं को संरेख की कंडीशन में हमने रखा था। कंडीशन में रखने के बाद हम सारणी को हल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है वो क्या है, 2 इंटू इस 2 का अंदर गुणा कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर लेंगे, या फिर इस 2 को यहां से हटा सकते हैं। ये वाला 2 किसका कॉमन है, इन सब का कॉमन है।
और 1 2 यहां से भी कॉमन आएगा, तो इस वाले स्टेप और इस वाले स्टेप में से 2 कॉमन लेकर 0 में भेज देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा माइनस 10 के, उसके बाद क्या है, ये माइनस है, इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस हो जाएगा इस तरह से। अब गुणा कर लेंगे, क्या होगा, 16 के माइनस का 24, उसके बाद क्या है माइनस 4 के स्क्वायर प्लस का 4 के स्क्वायर, और लास्ट है माइनस 6 के, और ये क्या हो जाएगा प्लस 4 के माइनस 16 बराबर 0। यहाँ ऐसा कर सकते हैं, 2 बार कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2 के और माइनस का 8, ये वाला 2 और ये वाला 2 सब में से कॉमन आएगा और क्या हो जाएगा, 0 में चला जाएगा। यहाँ से अगले स्टेप में 30 में से 24 का हटा देंगे, क्या बचेगा, 6 बचेगा। उसके बाद क्या है, 16 के और 10 के और 6, 10 के और 6 के मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस का 16 के। 16 के से क्या हो जाएगा, 16 के कट जाएगा, यहाँ पर मात्र क्या बचेगा, 4 के स्क्वायर। ये 2 यहाँ से हमने हटा दिया, ये कट गए, 3 स्टेप, 3 पद यहाँ पर कट गए, और 30 और 24 घट गया, 4 के स्क्वायर हमने लिख दिया। ये 2 कॉमन में चला गया बाहर 0 में, यहाँ क्या बचेगा, 2 के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो हमारी द्विघात इक्वेशन बन रही है वो क्या होगी, 4 के स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यहां से 2 कॉमन लिया तो 2 के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 के टुकड़े करने होंगे, ये क्या है, हमारी द्विघात समीकरण है। के में एक द्विघात समीकरण आई है, अर्थात के 2 मान आएंगे, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल करने के हमारे पास 2 मेथड हैं, गुणनखंड विधि है, दूसरा क्या है, श्रीधर सूत्र है। तो हमको करना क्या है, इसके टुकड़े करने हैं। 2 का 1 से गुणा किया, क्या आएगा, 2 आएगा। 2 के टुकड़े करो, किस तरह से टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर प्लस का 1 आ जाए। तो टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 एकम 2, यानी कि 2 के माइनस के, किसको लिखा है मैंने, एक के को लिखा है। कुल मिला के हम करना क्या चाहते हैं, गुणनखंड करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, -1, जो आप लोग जानते हैं गुणनखंड करना। शुरू के 2 पदों से 2 के कॉमन आया, इन दोनों से क्या बचेगा, k प्लस 1, और इसमें से -1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, k प्लस 1 इक्वल टू 0। टोटल कॉमन क्या है, k प्लस 1 है, यहाँ से 2 के -1 बचेगा। इन दोनों गुणनखंडों से k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो गुणनखंड है वो है हमारा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k के 2 मान आएंगे, माइनस का 1, और दूसरा मान आएगा k इज इक्वल टू 1/2।